हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसी के देखते हुए हम लोग साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रेलवे आरआरसी ग्रुप डी में साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, यानी तीनों सब्जेक्ट से लगभग 8-8 क्वेश्चन। अगर देखेंगे 8-8 क्वेश्चन टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 25 क्वेश्चन। और इस 25 क्वेश्चन में क्या होगा, थ्योरी पार्ट प्लस न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक प्रीवियस ईयर का जितने भी शिफ्ट है, उस शिफ्ट का 25 क्वेश्चन को इसमें हम लोग एक सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी साइंस की तैयारी कितना अच्छा है। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग आज पहला सेट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप कितना सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन है 6 × 10 की पावर 24 kg, दूसरा है 6 × 10 की पावर 25 kg, तीसरा है 6 × 10 की पावर 20 kg और चौथा ऑप्शन है 6 × 10 की पावर 27 kg। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 × 10 की पावर 24 kg, जो कि क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। यहाँ पे डाटा ही पूछ लिया गया है, तो आप 3-4 डाटा याद कर लीजिएगा। जैसे आपको बता दें, यहाँ पे द्रव्यमान दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या बताइए कितना होता है, तो पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6.4 × 10 के पावर 6 मीटर। उसके बाद और बता दें, अगर आपसे गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ ले तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए तो इसका होता है 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और यहाँ पे 3 डाटा है और यहाँ पे एक पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि 4 डाटा हो गया, जिसको आप याद रखते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों में पूर्ण बाहरी आवरण होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया है 17, 18, 15 आवर्त, उसके बाद ये 16वें आवर्त। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में, आवर्त में नहीं है दोस्तों, आवर्त तो 7 होता है और जो वर्ग होता है वो तो 18 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 ग्रुप की बात हो जा रही है। तो किस ग्रुप में पूर्ण बाहरी आवरण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18वें ग्रुप, जिसको हम लोग 0 ग्रुप यानी शून्य समूह, या इसी ग्रुप में क्या होते हैं, जितने भी अक्रिय तत्व होते हैं वो शामिल होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस होती है, उसका जो ऑक्टेट होता है पूरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 18वें ग्रुप। और 18वें ग्रुप में सभी अक्रिय तत्व आते हैं, यानी नोबल गैस। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि जल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। तो अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16। और हम लोग जानते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको काटेंगे, कितना आएगा, 2 × 2 और 2 × 8 = 16, यानी कितना अनुपात आएगा आंसर, 1:8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या का अनुपात पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है, यानी भार को हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो वजन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजन। अब दोस्तों आपको बता दें, भार यानी वजन,
जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। W बराबर क्या होता है, mg, यानी m का मतलब होता है द्रव्यमान और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। यह इसका फॉर्मूला होता है। इस पे भी आधारित कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है। और बात कर लेते हैं हम लोग त्वरण क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। उसके बाद संवेग, देखिए संवेग का P बराबर क्या होता है, mv, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और आवेग यानी इसको इम्पल्स कहते हैं, यानी फोर्स गुने टाइम, यानी बल और समय के गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। तो इतना पॉइंट को आपको जानकारी मिली। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले धोवन सोडा का केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पे क्वेश्चन है धोवन सोडा के एक अणु में जल का कितना अणु। तो देखिए यहाँ पे जल है, जल का केमिकल फार्मूला, और जल के अणु में कितना मोल है, तो यहाँ पे 10 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज़ यहाँ पे भी पता चल गया, धोवन सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होगा, Na2CO3 10H2O, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और दोस्तों सोडियम कार्बोनेट के ही प्रचलित नाम क्या होता है, धोवन सोडा। और एक चीज़ पूछा जाता है बेकिंग सोडा, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी का नाम होता है बेकिंग सोडा, जिसको अमोनियम सोडा विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करती है, भाप से प्रतिक्रिया करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नियत तापी है, यानी समान तापमान इसमें से किसका होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है कबूतर, दूसरा है मगरमच्छ, तीसरा है मेढक, चौथा है मछली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। जितने भी पक्षी वर्ग के प्रजाति होती है वह नियत तापी होती है। तो इसमें पक्षी वर्ग में कौन आएगा, कबूतर आएगी। उसके बाद मेढक किसमें आता है, उभयचर में आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कबूतर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम pH का एक जलीय घोल देता है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं हम लोग, 7 से कम, तो हम लोग pH स्केल के बारे में जानते हैं क्या होता है। इसमें 0 से लेके कितना तक होता है, 14 तक वैल्यू होता है, जिसमें 7 अगर रहता है तो उदासीन होगा, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से जब ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7 से कम pH का एक जलीय घोल का उदाहरण है। तो हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है, तो लवण का जो pH होता है वो 7 होता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, ये भी लवण है, तो इसका भी pH 7 होगा। यहाँ पे बात है कितना, 7 से कम का। तो 7 से कम का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अमोनियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH4Cl। दोस्तों आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चन हैं यह 2018 में पूछे गए हैं, जिसका एक सेट का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वनस्पति जनन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों आपको बता दें, चालक का प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R =
रो एल बाई ए, जिसमें आर क्या है, प्रतिरोध है, एल क्या है, लंबाई होता है जो चालक तार का, और यह क्या है, चालक तार का क्षेत्रफल होता है, और ये रो होता है प्रतिरोधकता। तो कह रहा है जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर तो यहाँ पे निर्भर कर रहा है, तो ये तो सही है। दूसरा है लंबाई पे, तो यहाँ पे देखिए इसमें लंबाई भी आ रहा है, तो इसका मतलब है लंबाई पे भी निर्भर कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोधकता, यहाँ पे देखिए प्रतिरोधकता है तो इस पर भी निर्भर कर रहा है। चौथा है दाब पर, देखिए अगर हम इसमें देखेंगे तो कहीं भी दाब नहीं है, इसका मतलब है जो चालक तार का प्रतिरोध है वह दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ध्वनि की चाल होती है वह सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। यानी सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में, उससे कम किस में होगा, द्रव में, और उससे कम किस में होता है, गैस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठोस में सबसे अधिक होता है और यहाँ पे गैस में सबसे कम होता है। और एक चीज़ और पूछा जाता है, यहाँ पे वायु में ध्वनि की चाल पूछ ली जाती है, तो आपको याद रहना चाहिए 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, कहीं कहीं 330 मीटर प्रति सेकंड भी दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे है न्यूटन के तीसरे गति नियम को। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए थे, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो यहाँ पे हमको तीसरे लॉ का एग्जाम्पल बताना है। तो तीसरे नियम का एग्जाम्पल क्या होगा, इस चारों में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है जब एक बस अचानक शुरू करती है तो यात्रियों को पीछे की ओर एक झटका मिलता है। तो ये तो झटका मिल रहा है यानी इसमें जड़त्व शामिल है, तो ये हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। उसके बाद दूसरा देखिए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों के पीछे की ओर एक झटका मिलता है। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन समान है, तो इस प्रकार इसका भी आंसर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही होगा। और तीसरा ऑप्शन है एक रॉकेट का प्रक्षेपण। तो दोस्तों आपको बता दें कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें यही पूछा जा रहा था। न्यूटन के तीसरे नियम को हम लोग एक्शन और रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रमा करने वाले पिंड पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे दो है कि केंद्र की ओर लगने वाले बल। तो आपको बता दें दोस्तों ये कोई वृत्ताकार पथ है, अगर वृत्ताकार पथ में अगर केंद्र की ओर फोर्स लगता है तो इसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और एक पॉइंट और भी याद रखिए कि अगर कोई वृत्ताकार पथ है और वृत्ताकार पथ से अगर बाहर की ओर अगर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग अपकेंद्रीय बल यानी इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो किस प्रक्रिया में छोड़ा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ऑक्सीजन किस में छोड़ा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर ऑक्सीजन निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचित अंडा युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भाशय में जो निषेचित अंडा होता है युग्मनज उसमें प्रत्यारोपित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका यानी प्लांट टिश्यू
प्लांट सेल, उसके बाद है पशु यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो आपको बता दें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है, पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। उसके बाद लवक भी कोशिका पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। ये दो डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे लवक तो नहीं दिया है, सिर्फ कोशिका भित्ति दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि एक बल 1 किग्रा वस्तु की गति को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कार्य दो प्रकार से हो सकती है, एक गति के रूप में और एक स्थितिज के रूप में। तो यहाँ पे देखिए गति लगा हुआ है, इसका मतलब गति के कारण कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे हम कार्य का जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो दो वेग दिया हुआ है, एक यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे देखिए एक दिया है 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब W बराबर 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1/2 m का मान कितना है 1, उसके बाद देखिए v², भी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। अब इसको हम काट देंगे, 64 में से 16 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 1 घटेगा 4, 1/2 गुना कर दिए, काट दिया, कितना आएगा 24, यानी 24 जूल आ गया। 24 जूल क्या है, कार्य है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, तो 24 जूल किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी रेलवे आरआरसी ग्रुप डी में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो फार्मूला बेस ही पूछा गया है, कोई ज़्यादा भारी नहीं पूछा गया है। तो आप फार्मूला बेस पे अगर न्यूमेरिकल को तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है। तो जब एक आपको चीज़ बताते हैं यहाँ पे, जब किसी भी क्वेश्चन में निम्नलिखित लगा हो तो उसका आंसर हम लोग ऑप्शन के द्वारा ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित लगा हुआ है, तो पहला देखिए ऑप्शन है धातु। तो धातु ठोस, ठोस में तो होती है, तरल में भी होती है लेकिन गैस के रूप में नहीं होती है, तो धातु तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए अधातु, अधातु ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अधातु। और दो क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, एक पारा यानी Hg, एक होता है ब्रोमीन, जो कि यह पारा क्या होता है, द्रव धातु होता है। उसके बाद ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अधातु होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब तक एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो इसके डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए अगर असंतुलित बल अगर कार्य कर रही है तो उसका गति हमेशा बदलते रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गति यानी मोशन हमेशा होते रहेगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन यानी 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है और यह जो न्यूमेरिकल है किससे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 18 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य डैश है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है 18 वोल्ट। उसके बाद देखिए आवेश यानी चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 4 कूलम। हमको क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है यानी वर्क W। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना होगा कि कार्य का इसका फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, W = VQ। अब देखिए V का कितना है 18, Q कितना दिया हुआ है 4, देखिए
18 चौका कितना हो जाएगा 72। और W है, W कार्य है, तो कार्य का यूनिट क्या होता है जूल होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा 72 जूल। हम आपको पिछले अभी बताए हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल है वो फार्मूला बेस ही आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए फार्मूला बेस ही दिया हुआ है, जिसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 72 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे फिर एक देखिए, एक शब्द दिया हुआ है निम्नलिखित, जो कि हम लोग अभी जाने हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में निम्नलिखित लगा हो तो उसको हम लोग ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है क्लोरीन। देखिए क्लोरीन का लैटिन नाम नहीं होता है, इसका जो संकेत होता है यानी सिंबल Cl होता है। उसके बाद देखिए कार्बन, कार्बन का सिंबल C होता है, जो कि C से यहाँ पे कार्बन है, तो इसका भी लैटिन नाम नहीं होगा। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का भी सिंबल Al होता है, तो इसका भी लैटिन नाम नहीं है। बच गया लोहा, लोहा का जो जो सिंबल है वो तो L होना चाहिए, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है Fe होता है। तो Fe यानी इसका लैटिन नाम होता है फेरम। तो हम लोग यहाँ से पकड़ लिए कि इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर धन विद्युत तत्वों की संयोजकता डैश होती है। तो देखिए धन विद्युत तत्व, धन विद्युत तत्व का मतलब क्या हुआ धातु, धातु के हमसे वैलेंसी पूछा जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे 3 धातु लिखते हैं, एक सोडियम का, एक मैग्नीशियम लिखते हैं और एक देखिए एल्युमिनियम लिखते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम यानी 10 होता है तो 2 8 और 1, मैग्नीशियम यानी 12 होता है तो 2 8 और 2, एल्युमिनियम कितना होता है परमाणु संख्या 13 होता है। तो इसको हम लिखेंगे तो 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 2 10 और 3 13। तो अगर हम देखेंगे इसका जो 72 कक्षा है उसमें क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है। तो इसकी संयोजकता कितना होगा 1 2 और 3। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो किस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पौधों में भी कार्यों को संपन्न करने के लिए अलग अलग उत्तक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे कुछ उत्तक दिए गए हैं जिसमें हमको चुनना है कि लचीलापन किसके कारण होता है। तो लचीलापन किसके कारण होता है कोलेनकाइमा, जिसको हम लोग श्लेष्म उत्तक उत्तक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको बता दें पौधे में जो दृढ़ता आती है वह किस उत्तक के कारण आती है स्क्लेरेनकाइमा, यानी इसको हम लोग दृढ़ उत्तक के नाम से, जैसे कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है दृढ़, दृढ़ का मतलब क्या होता है मजबूत बनाना। और यहाँ पे देखिए जाइलम एक दिया है फ्लोएम, जाइलम क्या होता है पौधों में, पौधों को जड़ से लेके तना तक जल पहुँचाने का काम करता है, यानी जल वाहक होता है। और भोजन वाहक कौन होता है फ्लोएम होता है, जो कि तैयार भोजन को पौधे के जड़ से तना तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो इस पॉइंट के बारे में हम लोग भी डिटेल में जान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक यानी अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है। तो पराध्वनिक जो साउंड होता है इसमें से कौन सा जानवर निकाल सकता है। तो देखिए ऑप्शन सूंस, शार्क दिया है, हाथी दिया है, उसके बाद देखिए पतंगा दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूंस, जो कि एक प्रकार की क्या होती है मछली होती है जो कि पराध्वनिक निकाल सकती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि पराध्वनिक साउंड क्या होता है। तो देखिए 3 होता है, एक होता है श्रव्य यानी ऑडिबल साउंड, एक होता है अश्रव्य, एक होता है पराश्रव्य। इसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के जो ध्वनि होती है उसको हम लोग श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। अश्रव्य क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा ध्वनि तो उसको हम लोग अश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं।
और जिसका रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग पराश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे था पराश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है, तो सुन सकता है। उसके बाद आपको बता दें कि चूहा भी सुन सकता है। उसके बाद चमगादड़, ये सभी क्या होती है, पराध्वनिक साउंड को सुन सकता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सूत्रकनिकाएं, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है, माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा है वसा संश्लेषण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है कोशिकीय शोषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय शोषण। यानी कोशिका के शोषण का केंद्र कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी में क्या होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, आरएनए करता है। तो आपको याद रहना चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, यह काम करता है हरित लवक। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम जान लिए। प्रोटीन संश्लेषण आपसे पूछा जाए तो आरएनए, प्रकाश संश्लेषण पूछा जाए तो हरित लवक, उसके बाद कोशिकीय शोषण पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, और पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह था पूछे गए 25 क्वेश्चन, जिसको हम लोग एक सेट के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व कर लिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर बताएं कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के और नए नए वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।